हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत क्लास 6 का अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे चैप्टर का जिस्ट मतलब एक शॉर्ट नोट्स की तरह हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट देखेंगे कि क्या है और कैसे क्या क्या उस चैप्टर में हम लोग जो पिछला वीडियो में पढ़े थे उसको किस तरह से उसको आगे भी लेके जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पहला पॉइंट है कि अतीत का अध्ययन क्यों करते हैं। अतीत का अध्ययन क्यों करते हैं? तो अतीत का अध्ययन करते हैं ये जानने के लिए कि पहले के हमारे जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या खाते थे। मतलब रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। इन 3 शब्दों से आप याद रख सकते हैं क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे। क्या क्या करते थे। अतीत का अध्ययन से इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि पहले के लोग कहाँ कहाँ रहते थे। तो रहने का स्थान समय के साथ साथ तो सबसे पहला जो जगह था जहाँ पे इंडिया में जो पहला जगह था जहाँ पे लोग रहे थे वो था नर्मदा नदी के किनारे। और अगर हम लोग देखेंगे तो उन स्थान को पहले एक बार देख लेते हैं। अगर ये इंडिया का मैप है इस तरह से, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, तो सबसे पहले नर्मदा पहला पॉइंट था, नर्मदा नदी के किनारे। दूसरा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास। और तीसरा था गारो और विंध्य पर्वत। ये पहाड़ी विंध्य पहाड़ी। और चौथा था यहीं पे सिंधु नदी। और पांचवा था गंगा नदी। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो में देखा होगा तो इसी तरह से 5 जगह था जो इम्पोर्टेंट था। अब इसको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं तो क्या क्या उसमें पॉइंट था। तो हम लोग पहला जो है वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में क्या इम्पोर्टेंट था? पहली बात तो वो वहाँ पे क्या थे, आरंभिक लोग रह रहे थे। कई लाख वर्ष पहले रह रहे थे। कई लाख वर्ष पहले पहले रहते थे। और क्या था? कुशल संग्राहक थे। मतलब इन्हें फल फूल जड़ी बूटी जड़ ये सब का बहुत अच्छा जानकारी था। ये सब की इतनी अच्छी जानकारी थे कि वो लोग को पता था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। नहीं तो आज हम उनके पूर्वज की तरह हम लोग, वो हमारे पूर्वज होते और हम आज नहीं होते अगर वो नहीं जिंदा होते। तो उन्हें पता था, उसमें बहुत सारे जाने भी गई होगी, लेकिन उन्हें पता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
क्या खाने से क्या होगा और क्या नहीं खाने से क्या होगा। तो इसलिए कुशल संग्राहक थे, जड़ी बूटी फल फूल ये सब का। और कुशल आखेटक थे, चूँकि नरभक्षी जानवर से बचना बहुत आसान नहीं था, तो वो लोग कुशल आखेटक भी थे, शिकार करते थे। जो भी हथियार था, आज का आधुनिक हथियार नहीं था, और उन लोग बिना आधुनिक हथियार के बहुत अच्छा शिकार करते थे। अब जो दूसरी जगह जहाँ पे शिफ्ट हुए, मतलब जो विकास के चरण में जो दूसरी जगह उन लोग रहना शुरू किए, वो था सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ। अब ये जगह है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में, आज के आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर ऐसे बोले तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है। आगे पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं, दक्षिण एशिया में कौन कौन देश आते हैं, थोड़ा डीपली जाने करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या था कि 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष मिलके क्या किए थे? गेहूं और जौ का खेती शुरू किए थे। तो सबसे पहले किसका किए थे? जौ का। किसका किए थे? जौ का। उसके बाद किसका किए थे? गेहूं का। तो जौ फर्स्ट है। किसी एग्जाम में अगर पूछ दे कि पहली खेती किसकी हुई थी, तो जौ का, और सेकंड गेहूं का। सेकंड गेहूं का। 8,000 वर्ष पूर्व ये शुरू हो गया था। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। और इन लोग क्या किए थे? सुलेमान और किरथक के लोग पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। अब किन किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे? तो भेड़, बकरी, गाय, बैल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि घोड़ा को पालतू 5,000 वर्ष पहले बनाया गया था। पहले बनाया गया था, मतलब कि 8,000 साल पहले घोड़ा को पालतू नहीं बनाया गया था। घोड़ा को पालतू नहीं बनाया गया था। और क्या था कि गांव के रूप में बसने लगे थे। तो गांव का प्रारंभ, मतलब गांव में लोग रहने लगे थे। तो ये था सुलेमान, किरथर और पहाड़ियों के बारे में, जहाँ पे लोग क्या क्या था। तो पाकिस्तान में था, भारतीय उपमहाद्वीप में था। 8,000 वर्ष पूर्व उन लोग शुरू कर दिए थे तो खेती करना, तो जौ और गेहूं का। लेकिन अभी तक कृषि का विकास सही से नहीं हुआ था। अब कृषि का विकास करेंगे उन लोग। तो कृषि का विकास करेंगे तो कहाँ करेंगे? गारो पहाड़ी में। गारो और विंध्य पहाड़ी में। यहाँ क्या क्या हुआ था? तो यहाँ हुआ था सबसे पहले, तो यहाँ पे जो लोग आए थे गारो और विंध्य पहाड़ी में, यहाँ पे कृषि का विकास शुरू हो गया था। कृषि का विकास शुरू हो गया था। विकास प्रारंभ। और क्या था? पहली बार इन लोग चावल का उपजाना शुरू किए थे। पहली बार चावल उपजाने लगे थे। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा तो ये चावल की खेती विंध्य में होने लगा था, विंध्य पहाड़ी के पास। मतलब इसमें गारो पहाड़ी का चर्चा नहीं किया, विंध्य पहाड़ी का चर्चा किया। कहते हैं कि कृषि का विकास का संबंध गारो से था और चावल का संबंध विंध्य से था। दोनों ही
कृषि का प्रारंभ था, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। दोनों थोड़ा बहुत आगे पीछे था, इसलिए दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं। और ये जो विंध्य पहाड़ी था वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्राकृतिक सीमा बनाता था। किसका प्राकृतिक सीमा बनाता था? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ही सीमा बनाता था। और विंध्य पहाड़ी के उत्तर में शुरू हुआ था चावल का उपजाना, ना कि दक्षिण में। तो प्राकृतिक सीमा था उत्तर भारत एंड दक्षिण भारत का। तो इस तरह से गारो और विंध्य पहाड़ी के में क्या हुआ था ये पढ़ लिए। अब तीसरा पॉइंट था हम लोग का कि सिंधु नदी के पास पहली बार नगर का विकास होना शुरू हो गया था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया था, जो कहाँ पड़ता है? भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है। और ये 4700 साल पहले शुरू हो गया था। 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग आ गए थे और ये भारत प्लस पाकिस्तान में विकसित हुआ था। भारत और पाकिस्तान में विकसित हुआ था। और क्या था इसमें कि सिंधु नदी में नगर फलने फूलने लगे थे। नगर फलने फूलने लगे थे। नगर जो है फलने फूलने लगे थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का प्रारंभ। विकास का प्रारंभ। अब हम लोग, ये सी था, तीसरा पॉइंट था सिंधु नदी वाला। अब चौथा पॉइंट है हम लोग का गंगा एवं सहायक नदी। गंगा का एक सहायक नदी है सोन नदी। तो गंगा और सोन नदी ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। तो गंगा और सोन नदी के पास हम लोग 2500 वर्ष पूर्व रहने लगे थे। और यहाँ पे हम लोग क्या हो गया था? मतलब अगर इस किताब को ध्यान से पढ़िएगा तो इस किताब में साफ लिखा है कि हम 2000 को जीरो मान रहे हैं और उसके पीछे के साल को हम लोग पॉजिटिव करके लिख रहे हैं। तो मतलब 2500 साल पहले की बात है। मतलब कि ज़्यादा दिन पहले नहीं, 1000 साल पहले की बात है। मतलब कि अभी से 2500 साल पहले का बात है। लेकिन अगर जीरो से मानेंगे, मतलब ईसा मसीह के जन्म से अगर लेंगे तो 600-700 साल पहले की बात है। मगध का विकास हुआ भी था 600 ईस्वी पूर्व के आसपास से शुरू हो गया था। तो 2500 वर्ष पूर्व अभी से है। नगरों का विकास यहाँ पे शुरू हो गया था। ये भी नगर का ही विकास हुआ था, लेकिन ये विकास में सबसे ज़्यादा क्या था? मगध का विकास। मगध का विकास। किसका विकास होना शुरू हो गया था? मगध का विकास। तो ये 5 जगह है जो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको याद रखना है। तो अतीत का अध्ययन करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान के चलते क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या करते थे। इस चलते हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या करते थे। वो सब जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। रहने का स्थान समय के साथ साथ इनका बदलता चला गया। तो सबसे पहले इन लोग भारत में सबसे पहले नर्मदा नदी के आसपास बसे थे। और उसके बाद इन लोग फिर सुलेमान किरथर पहाड़ी के पास भी बसे। फिर उसके बाद गारो और विंध्य पहाड़ी के पास बसे। फिर सिंधु नदी के पास डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पे पहली बार नगरीकरण मतलब नगर का विकास देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद गंगा नदी के पास बसे, जहाँ पे मगध जैसा एक विशाल राज्य का विकास देखने को मिलता है। तो नर्मदा नदी के पास क्या था कि आरंभिक लोग रहते थे, कई लाख वर्ष पहले रहते थे। वो वहाँ पे क्या थे? तो कुशल संग्राहक थे, कुशल आखेटक थे, और क्या थे? कुशल जन संपदा के जानकार थे। कुशल जंगल संपदा के जानकार थे। कुशल जानकार थे किसके? तो जंगल संपदा के। किसके थे? जंगल संपदा के बारे में उनको पूरा जानकारी था कि कौन सा जड़ी बूटी क्या है, कैसे उसको यूज करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका जानकारी था उनको। कैसे खाना है, खाने से मरेगा तो नहीं, जहर तो नहीं है, किस फल को खाने से हम लोग सही रहेंगे, किस फल को खाने से
हमारा सेहत सही रहेगा वो भी उनको जानकारी था। इस तरह से उन लोग आगे बढ़े। फिर सुलेमान किरकर पहाड़ियों के पास उन लोग बसे, बहुत लोग वहाँ पे रहें और वहाँ पे पहली बार जौ और गेहूँ का उन लोग कृषि करना आरंभ कर दिए। तो 8000 वर्ष पूर्व वहाँ पे रहना शुरू किए थे। पाकिस्तान में ये पड़ता है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप का ये एक पार्ट है। और फिर क्या था कि पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे। तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब को पालतू बनाए थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि घोड़ा को पालतू 5000 साल पहले बनाया गया। मतलब कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में घोड़ा का जो कुछ कुछ मिलता है अस्थिपंजर, वहाँ से हम कह सकते हैं कि घोड़ा को पालतू बनाया गया होगा। गांव का प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से गांव का, बस्ती का, कस्बे का ये सब बनना प्रारंभ हो जाता है। गारो और बिंद पहाड़ी के पास कृषि का विकास शुरू हो जाता है। कृषि का विकास, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कृषि का विकास गारो पहाड़ी के आसपास पूछा जाएगा कि गारो का संबंध कहाँ से, तो कृषि के विकास से। पहली बार चावल उपजाने लगे थे बिंद पहाड़ी के उत्तर में। बिंद पहाड़ी के उत्तर में पहली बार चावल उपजाने लगे थे। और ये बिंद पहाड़ी क्या है? प्राकृतिक सीमा है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। सिंधु नदी के पास आके लोग बसने लगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया। 4700 वर्ष पूर्व ये भी भारत और पाकिस्तान का पार्ट है। और नगर फलने फूलने लगे थे। और यहाँ पे पहली बार नगर शब्द आ गया, मतलब पहली बार नगरीकरण शुरू हो गया, पहली बार नगरीकरण शुरू हो गया यहाँ से। गंगा और सोन नदी 2500 वर्ष पूर्व, गंगा क्या है? सोन नदी, सोन जो है गंगा का सहायक नदी है। और यहाँ 2500 वर्ष पूर्व यहाँ आके बसने लगे लोग। और यहाँ पे नगरों का विकास हुआ और यहाँ पे एक विशाल साम्राज्य मगध का विकास हुआ। तो हम लोग कुछ हेडिंग जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था? सुलेमान और किरथर, नर्मदा नदी, नर्मदा वर्ड को याद रखना है। कुशल संग्राहक थे, कई लाख वर्ष पहले याद रखना है। कुशल आखेटक थे, कुशल जानकार थे, ये याद रखना है। सुलेमान किरथर पहाड़ी को याद रखना है। ये क्या है? 8000 वर्ष पूर्व। ये जौ जो है फर्स्ट है, पहली बार जौ का उपजाना शुरू किए थे। और गेहूं सेकंड है, ये याद रखना है यहाँ पे। और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। क्या किए थे? पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। तो भेड़, बकरी, गाय, बैल को। घोड़ा को क्या किए थे? 5000 वर्ष पहले बनाए थे। और यहाँ से गांव का प्रारंभ हो गया। फिर गारो और बिंद पहाड़ी है, यहाँ पे गारो में क्या हो गया? कृषि का विकास शुरू हो गया और चावल का उपजाना बिंद के उत्तर में शुरू हो गया। और सिंधु नदी के पास क्या हुआ? पहली बार नगर फले फूले और 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग आके बसने लगे और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया। गंगा और गंगा का सहायक नदी जो सोन है उसके पास 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ और एक विशाल साम्राज्य का विकास हुआ, मगध का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसका? अब ये पढ़ेंगे कि यात्रा क्यों करते थे, पहले के लोग यात्रा क्यों करते थे। यात्रा क्यों करते थे? तो क्यों करते होंगे, किस किस कारण से करते होंगे? तो काम की तलाश में करते थे, काम की तलाश में करते थे। और क्यों करते थे? आपदा के कारण। कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा, आज का आपदा नहीं कि विश्व युद्ध हो गया वो वाला आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा के कारण यात्रा करते थे। और युद्ध के कारण करने लगे थे, युद्ध के कारण, चूँकि मगध का जब विकास हुआ तो युद्ध शुरू हो गया। मगध अगल बगल क्षेत्र पे अपना वर्चस्व जमाने लगा और इस तरह से वहाँ के लोग यहाँ कभी वहाँ जाने लगे। और व्यापार हेतु भी करते थे, मसाले का व्यापार के लिए तो प्रसिद्ध था ही, तो और भी बहुत सारा व्यापार करने के लिए करते थे। और धार्मिक गुरु लोग भी करते थे। धार्मिक गुरु लोग क्या करते थे? प्रचार, संदेश करने के लिए, संदेश को यहाँ से वहाँ अपने साथ नए नए लोगों को जोड़ने के लिए धार्मिक गुरु भी यात्रा करते थे। और कुछ खोजी लोग भी करते थे, कुछ खोजी लोग मतलब उत्सुकता बस नए जगह को जानने के लिए भी यात्रा करते थे। तो इस तरह से इतना पॉइंट है कि काम के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, युद्ध होने के कारण सैनिक आवागमन शुरू हो जाता था, व्यापार के कारण और धार्मिक गुरु लोग अपना शिक्षा उपदेश देने के कारण यहाँ से वहाँ जाते थे, यात्रा करते थे। और खोजी लोग जो थे वो उत्सुकता बस नए नए जगह को खोजने के
चक्कर में यहाँ से वहाँ यात्रा करते थे। इस तरह से यात्रा। अब इस यात्रा से होता क्या था, यात्रा का लाभ क्या था? तो यात्रा का लाभ सबसे पहले था कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो विचार का, संस्कार का, संस्कृति का, ज्ञान का, ये सब का क्या हुआ, आदान प्रदान शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? आदान प्रदान शुरू हो गया। मतलब दूसरे के ज्ञान को भी हम जानने लगे। और उसी तरह से इसमें लिखता भी है कि क्या क्या शुरू किए। तो हम लोग यहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ों को सीखें। क्या सीखें? तो सबसे पहले तो हम लोग सीखें कि पत्थर को कैसे तराशा जाता है, पत्थर तराशना नए तरीके से सीखें। फिर सीखें पुराने लोग जो होंगे जो पत्थर से अपना औजार बनाते थे, कैसे संगीत बनाया जाता है, संगीत का कैसे रचना किया जाता है, वो सीखें। और क्या सीखें? और सीखें कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों को सीखें। और भोजन बनाने के नए नए तरीकों को सीखें। मतलब पका के खाना है, कच्चा खाना है, किसको पकाना है, किसको कच्चा खा लेना है, ये सब चीज़ सीखना शुरू किए। तो इस तरह से यात्रा का लाभ हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि देश का नाम कैसे पड़ा। हम लोग के देश का नाम कैसे पड़ा, देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश का नाम कैसे पड़ा, इसमें क्या है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे इंडस, इंडस शब्द जो क्या है, ये इसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और ईरानी और यूनानी इसको क्या कहते हैं? संस्कृत में तो इसको सिंधु कहते हैं, और ईरानी और यूनानी इसको, ईरानी एवं यूनानी इसको हिंदोस और इंदोस कहते हैं। हिंदोस और इंदोस कहते हैं। क्योंकि संस्कृत में हम लोग उस समय संस्कृत ज़्यादा बोलते थे, तो सिंधु तो बोलते थे, लेकिन ईरानी एवं यूनानी लोगों को नहीं बोलने आता था, इसीलिए उन लोग क्या बोलते थे? हिंदोस एवं इंदोस। और इसीलिए सिंधु के पूर्व, सिंधु नदी अगर यहाँ पे है तो इसके पूरब जो लोग रहते हैं, यहाँ पे भरत जन के लोग रहते थे। भरत जन का एक आदिवासी टाइप का जन थे जो रहते थे, तो इनको सिंधु के पूर्व जो लोग रहते थे उनको क्या बोले उन लोग? इसको भारत बोलेंगे, जो बाद में एक देश का नाम पड़ गया। इस एरिया को इन लोग क्या बोलने लगे? भारत बोलने लगा। और इन्हीं के भरत जन के नाम पे भारत पड़ गया बाद में। और सिंधु के जो पूरब के जो लोग थे, यूनानी एवं ईरानी, इसको इंडिया बोले। ईरानी एवं यूनानी क्या बोले? इसको इंडिया बोले। इसको क्या बोले? इंडिया। और भारत जन के चलते क्या नाम पड़ गया? भारत। क्या पड़ गया? भारत। तो सिंधु के पूरब, ठीक है, तो ये इंडिया हो गया। और सिंधु के पूर्व देश को क्या बोले? इंडिया बोले। सिंधु के पूर्व। यहाँ क्या है? ये दिशा है। ये क्या है? दिशा है। और उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इधर से अगर देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम कहलाएगा। तो उत्तर पश्चिम में एक जन रहता था जिसको क्या कहते थे? भरत जन। उसके नाम पे क्या पड़ गया? उसके नाम पे पड़ गया भारत। क्या पड़ गया? भारत। और इसी भरत जन का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 3500 वर्ष पूर्व के ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और ये ऋग्वेद किस में लिखा हुआ था? संस्कृत में। और ये ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में। किस में है? संस्कृत में। संस्कृत में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अतीत की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं जिसको पुरातत्वविद लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अतीत की जानकारी के लिए क्या करते हैं?
अतीत की जानकारी का स्रोत। दो टाइप का स्रोत है, एक है पांडुलिपि और एक है अभिलेख। एक है अभिलेख। एक एक करके पढ़ते हैं पांडुलिपि से क्या मिला क्या नहीं मिला शॉर्ट में। तो पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है, पांडु माने हाथ होता है जिससे लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में मैनू स्क्रिप्ट बोलते हैं, मैनू स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इस मैनू शब्द जो है ये लैटिन वर्ड है और इससे क्या लिया गया है, लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है हाथ। इसका अर्थ क्या होता है, हाथ। ठीक है। और पांडुलिपि कैसे लिखे जाते थे, तो दो चीज़ पे लिखे जाते थे ज़्यादातर। एक भोजपत्र पे जो बुर्ज नामक पेड़ से मिलता था, बुर्ज पेड़ से मिलता था। और ये पेड़ कहाँ मिलता था, हिमालय में। ये कहाँ मिलता था, हिमालय में। और एक ताड़पत्र पे, और एक ताड़पत्र पे साफ करके बढ़िया से उसको धो धा के और दोनों तरफ छेद करके उसको एक जगह कागज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और क्या था, अब ये पांडुलिपि मिलता कहाँ था, लिखा तो जाता था, इस पे लिखा जाता था। मिलता कहाँ था, मिलता था कहाँ, तो मंदिर में और विहार में। मंदिर और विहार में मिलता था। इस पे होता क्या था, होता क्या था, तो इस पे होता था धार्मिक मान्यता, विचार, नियम, सभी धार्मिक चीज़ों का वर्णन होता था। राजा के बारे में वर्णन होता था और औषधि के बारे में वर्णन होता था और विज्ञान के बारे में वर्णन होता था कि किस तरह से विज्ञान, जैसे शून्य का, या जो बाद में समय के साथ निकला, या जिस तरह से हम लोग मोहनजोदाड़ो में किस तरह से ग्रिड पद्धति से इस्तेमाल करते थे, ये सब का चीज़ें पांडुलिपि पे लिखा हुआ मिलता था। और इस पांडुलिपि किस तरह का होता था, तो होता था जैसे महाकाव्य, कविताएं, नाटक। और किस भाषा में होता था ये, इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी, जैसे महाकाव्य वगैरह की भाषा थी संस्कृत। आम जन लोगों जो कविताएं नाटक करते थे उसकी भाषा थी प्राकृत। मतलब प्राकृत जो थे वो आम लोग की भाषा थी, आम लोग की भाषा थी। और संस्कृत जो है ऊंचे लोग की भाषा थी, ऊंचे लोग की। और तमिल भाषा में भी मिलता है। मतलब संस्कृत और प्राकृत और तमिल लगभग बहुत पुराने लिपियां हैं और भाषा हैं। ये बहुत पुराने समय से लिखे जा रहे हैं। इस तरह से पांडुलिपि का बात यहाँ हो गया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्यू शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। लिखा जाता था भोजपत्र पे, जो बुर्ज एक पेड़ है, हिमालय में ज़्यादातर मिलता है। ताड़पत्र पे भी लिखा जाता था। कहाँ मिलता था, तो ज़्यादा मंदिर और विहार सब जगह पे मिलता था। होता क्या था, इसमें चर्चा क्या किया जाता था, तो धार्मिक का और राजा के बारे में, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, और क्या क्या लिखा, मतलब किस पे कौन सी चीज़ें लिखा जाता था, तो महाकाव्य, कविताएं, नाटक लिखा जाता था। किस भाषा में लिखा जाता था, तो संस्कृत में जो ऊंचे लोग बोलते थे, प्राकृत में जो आम लोग बोलते थे, और तमिल में। ठीक है, तो ये हो गया पांडुलिपि के बारे में। अब पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, अभिलेख में मतलब दो को सोर्स है, स्रोत है अतीत के जानकारी का। तो एक पांडुलिपि पढ़ लिए कि पांडुलिपि इस तरह से है, मैन्युस्क्रिप्ट है, लैटिन वर्ड है, ताड़पत्र है, भोजपत्र है, मंदिर और विहार में मिलते थे। महाकाव्य, कविताएं और नाटक होते थे इसमें, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। इस तरह से पांडुलिपि से इतिहास का जानकारी मिलता है। अब अभिलेख क्या है, अभिलेख जो है ठोस चीज़ों पे उत्कीर्ण करने की कला है। तो किस पे होता था, तो पत्थर पे और धातु पे, पत्थर पे और धातु पे उत्कीर्ण।
उत्कीर्ण किए जाते थे। क्या उत्कीर्ण किए जाते थे? तो जैसे शासक का आदेश उत्कीर्ण किए जाते थे, राजा महाराजा के विजयी होने की घोषणा की जाती थी, उस पे राज्य कार्य का वर्णन होता था कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तुमको शिकार करना है कि नहीं करना है, वो सब आदेश दिए जाते थे। और क्या होता था कि मतलब युद्ध वर्णन होता था। युद्ध वर्णन मतलब विजयी वर्णन, विजयी वर्णन, विजयी वर्णन उस पे होता था। और ये इसलिए पत्थर और धातु पे लिखाते थे ताकि सालों साल लोग देखें, समझे और याद रखें, इसके लिए। इसी तरह का एक उदाहरण है, वो है कंधार अभिलेख। क्या है? कंधार अभिलेख, जो अशोक का लिखा हुआ है। कंधार अभिलेख है जो अशोक द्वारा है। और ये कहाँ पे है कंधार? तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। और इसमें भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया गया। भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया गया। अब इसमें दो लिपि का प्रयोग किया गया, एक अरामाइक, अरामाइक और एक यूनानी, और एक यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया। इसमें दो लिपि, दो भिन्न लिपि का प्रयोग किया गया। दो भिन्न लिपि का, है ना, दो भिन्न लिपि का प्रयोग किया गया। दो भिन्न लिपि का प्रयोग। इस तरह से अभिलेख है, जो अभिलेख के बारे में हमको जानकारी मिलता है कि इस तरह से होता है। पत्थर और धातु पे कुछ भी चीज़ अगर उत्कीर्ण किया जाए तो वो अभिलेख कहलाता है। अब हम लोग पुरातत्वविद के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका जानकारी लेता है, मतलब पुरातत्वविद। तो वो करते क्या थे? तो दो काम करते थे वो। एक तो अध्ययन करते थे। तो अध्ययन में क्या करते थे? अध्ययन करते थे। तो किस चीज का अध्ययन करते थे? तो इमारत का अध्ययन करते थे, चाहे वो पत्थर और ईंट से बनी हो। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अध्ययन करते थे, चित्रों का अध्ययन करते थे, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। इन चीजों का अध्ययन करते थे। और कुछ चीज का छानबीन और खुदाई करते थे। छानबीन और खुदाई। उसका क्या करते थे? किसका किसका करते थे? जैसे औजार का खोजते थे कि औजार सब कौन कौन इस्तेमाल किए हैं पूर्वज लोग, उसको खोजते थे, उसको खुदाई करके निकालते थे। हथियारों का, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किए हैं। फिर बर्तनों का, किस तरह के बर्तनों का यूज हुआ है, मिट्टी के बर्तन है, धातु के बर्तन है, किस चीज़ का बर्तन है, उसका इस्तेमाल। आभूषणों का, कैसे बना है, पत्थर से बना है, मोती से बना है, लाजवर्त से बना है, किस चीज़ से बना है उसका। और सिक्का, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कह नहीं सकते, मतलब इससे तो सबसे ज़्यादा जानकारी मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिक्का से बहुत कुछ जानकारी मिला। अब ये सब चीज़ें जो है, पत्थर किस चीज़ की बनी होती थी? तो बनी होती थी पत्थर का, पक्की धातु का, पक्की मिट्टी का, ये सब चीज़ें की बनी होती थी। पक्की मिट्टी का। और ये सब चीज़ें बनी होती थी तो जल्द भी नष्ट नहीं होती थी, जल्द ना नष्ट होने वाली। ठीक है। तो इस तरह से पुरातत्वविद लोग अध्ययन करते थे, इमारतों का, चित्रों का, मूर्तियों का छानबीन और खुदाई करते थे, औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का, आभूषणों का, सिक्कों का। तो इस तरह से उन लोग जानकारी लेते थे हमारे पूर्वज के बारे में, और एक सिलसिलेवार ढंग से इतिहास को लिखने का प्रयास करते थे। अगर मान ले कि उनको जानना होता था कि वो क्या खाते थे, क्या खाते थे, जानना हो तो कैसे जानेंगे?
इमारत, चित्र, मूर्ति, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्का से नहीं पता चलेगा। किससे पता चलेगा? जानवर, पक्षी, मछली, इस सब के हड्डी से। कैसे पता चलेगा? इस सब के हड्डी से, हड्डियां ढूंढते थे। इससे तो ये पता चलेगा, जो मांसाहारी लोग थे उनके बारे में तो पता चल जाएगा कि क्या खाते थे, लेकिन जो शाकाहारी लोग थे, अब कंद फूल खाते होंगे, जड़ खाते होंगे, तो उसका तो वनस्पति अवशेष रहना बड़ा मुश्किल है। तो उससे भी कुछ कुछ जानकारी मिलता था, जैसे लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा, अन्न का जला हुआ टुकड़ा, ये सब से हमको पता चलता था कि वो क्या खाते थे। कुछ लकड़ी का, किसी के पेड़ का अगर जला हुआ कुछ मिल जाता था तो समझ में आता था कि ये इस चीज़ को खाए होंगे, पकाए होंगे। अन्न का कुछ अगर कोई जला हुआ टुकड़ा मिल गया किसी चीज़ को, तो ये समझ में आता था कि इसको पका के खाए होंगे। और इस तरह से पता चलता था कि क्या क्या खाते थे। लेकिन वनस्पति अवशेष बहुत कम मिलते थे, वनस्पति अवशेष बहुत कम मिलते थे, अवशेष बहुत कम मिलते थे। तो ये हो गया। तो इस तरह से पुरातत्वविद लोग जानकारी लेते थे। अब एक और हमारा नया भाई लोग है जो जानकारी लेता है, वो है इतिहासकार। कौन लोग हैं? इतिहासकार। तो इतिहासकार का स्रोत क्या है? इतिहासकार का स्रोत तो एक तो पुरातत्वविद जो भी जानकारी जुटा रहा है वही उसका सोर्स हो गया। तो इतिहासकार स्रोत क्या क्या है? एक तो पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारी, क्या जान गए वो जानकारी को लिखना, समझना, पढ़ना। और दूसरा चीज था पांडुलिपि। पांडुलिपि को देखने जाते थे, खोजते रहते थे मंदिर, विहार, ये सब में, और वहाँ से उन लोग अपनी जानकारी का सोर्स जुटाते थे। और अभिलेख, अभिलेख को भी पढ़ने का प्रयास करते थे। और इस तरह से ये इतिहासकार के लिए स्रोत बन गए। पुरातत्वविद जो भी जानकारी इकट्ठा करते थे वो, पांडुलिपि में जो जानकारी मिलता था वो, और अभिलेख से जो जानकारी मिलता था वो। अब ये है कि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, जो भी आम जन लोग थे, उनका कोई लेखा जोखा कम रहता था, इसलिए उनके बारे में जानकारी कम होता था। पहले के इतिहास क्या था कि राजा रानी पे ज़्यादा चर्चा किया जाता था, उन्हीं के बारे में ज़्यादा राजनीतिक इतिहास ज़्यादा हो जाता था। अभी क्या है, आम जन के लोगों को भी इतिहास को ढूंढने का ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, उसमें आज के पुरातत्वविद लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से आज हम उनको जानने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे क्या है कि आम जन के बारे में जो स्रोत है वो बहुत कम है, स्रोत काफ़ी कम है, क्योंकि उनका कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो अपना कुछ लिखवा नहीं सकते थे, कोई पांडुलिपि, कोई अभिलेख, ये सब नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज कि किस तरह तिथि, तिथि जो है ईसा पूर्व, ईसा, ये सब जो लिखा रहता है, जो इंग्लिश में जो लिखा रहता है BC AD C, ये सब है क्या, कैसे हम इसको समझेंगे? तो एक स्केल बनाते हैं और यहाँ पे इसको 0 रखते हैं। ये क्या है? ईसा मसीह का जन्मदिन, ईसा मसीह का के जन्म का साल, जन्म का वर्ष। तो अगर हम इधर क्या है, पॉजिटिव, जो आज है हम 2023 आज, तो इधर जो है वो है AD और क्या है C, और इधर जो है निगेटिव, जैसे 1,00,000 वर्ष पहले। तो इधर जो है BC ये सब चीज़ें। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या है। BP भी है। तो देखिए AD क्या है?
एडी है, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एडी जो है आज के समय से ज़्यादा है, मतलब 1 साल, 100 साल, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, या कोई जैसे प्रथम विश्व युद्ध ले लो, 1918, 1914, ऐसे करके ये समझने का। तो एडी क्या है? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और सी क्या है? कॉमन ईरा, कॉमन कॉमन एरा, कॉमन एरा। ये हमारे समय का पॉजिटिव वाला हो गया, और निगेटिव वाला हो गया बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और बीपी हो गया बिफोर प्रेजेंट। ये सब लैटिन वर्ड है, मतलब एडी का मतलब होता है, एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के, एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। कॉमन एरा भी कहते हैं कुछ जगह पे। और ये हो गया पॉजिटिव में, और ये हो गया निगेटिव में, मतलब पीछे, मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर प्रेजेंट। तो ये हम तिथि के बारे में समझ गए हैं कि क्या क्या तिथियां हैं, कैसे कैसे है, और क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि भारत में तिथि का प्रयोग कब हुआ। तो कुछ बात है कि भारत में तिथियों का प्रयोग 200 साल पहले हुआ। तिथियों का प्रयोग 200 साल पहले हुआ, 200 वर्ष पहले। अब कुछ इतिहासकार जो है किस तरह से नाम का पहले के अक्षर को जानकारी लेते थे वो पता करते हैं। तो एक जगह है रोसेटा, रोसेटा एक जगह है जो मिस्र में है। और मिस्र कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। इसी को इजिप्ट कहते हैं, मिस्र को ही। वहाँ पे ना, वहाँ पे एक तख्ता मिला है जो 3 तरह से लिखा हुआ है, 3 तरह से लिखा हुआ, 3 भाषा एंड लिपि पे, 3 भाषा एंड लिपि से लिखा हुआ है। जिसमें क्या है कि एक जो है यूनानी भाषा लिपि है, और 2 जो है मिस्री, और 2 जो है मिस्री भाषा लिपि है। और इन दोनों को मिला के ये पता किया गया कि, और क्या लिखा जाता था यूनानी में जो है, इसमें राजा रानी का नाम लिखा जाता था, राजा रानी का नाम लिखा जाता। अब कुछ शब्द यूनानी में लिखा गया तो कुछ यूनानी लोग पढ़े, कुछ मिस्री में लिखा गया तो कुछ मिस्री लोग पढ़े। और इस तरह से करके एक पता चला कि एल जो है वो क्या है, एल अक्षर जो है शेर को दर्शा रहा है, मतलब शेर से जो लिखा गया वो एल है। और ए से अक्षर जो लिखा गया वो पक्षी का है एक। तो इससे जो कारतूस पे जो नाम, कारतूस, तख्ती, जो भी कहो, बॉक्स कहो, उस कारतूस पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो नाम है क्लियोपेट्रा का। क्योंकि हम लोग क्लियोपेट्रा कहेंगे, और उन लोग अगर उच्चारण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? क्लियोपेद्रा, क्लियोपेद्रा। मतलब ये टी और डी एक ही उच्चारण से पता चला। तो इसमें से 2-4 ही वर्ड मिले। एल मिला, जैसे में एल मिला, और उनको पता चला कि एल जो है लायन से है। फिर ए मिला, ए पता चला कि पक्षी से है, जहाँ पे पक्षी का फोटो जहाँ जहाँ था उसको ए माने, जहाँ जहाँ शेर का फोटो था उसको एल माने। और इस तरह से नाम मिला क्लियोपेट्रा का, क्लियोपेट्रा का। ठीक है, बस इतना ही जानकारी अध्याय 1 में दिया गया है, जिसका हम शॉर्ट नोट्स की तरह आपको बना दिए हैं। ज़्यादा पेज में भी नहीं है, 5 पेज में है। और इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू। आज हम
एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 2 का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक अध्याय का समरी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस काल में बटा हुआ है ये। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं और पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये दो शब्द जान लीजिए, इंग्लिश के काम देगा और 99% हम इसी में बिताए हैं। इसका काल क्या है? तो इसका काल है 20 लाख वर्ष से 10,000 या 12,000 वर्ष तक, 10,000 या 12,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। खोज, इस काल का सबसे बड़ा खोज क्या है? तो आग का। किसका है खोज? आग का। इसको एकदम रट लीजिए, आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ है और लगभग 5 लाख ईसा पूर्व हुआ है। 5 लाख ईसा पूर्व हुआ है। और इसका स्थल क्या क्या है? स्थल क्या क्या है? इसका 3 स्थल है। भीमबेटका शैल चित्रकला एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में, यह यूनेस्को साइट है। हुसगी कर्नाटक में और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इसका 3 भाग है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। और यहाँ पे राख का अवशेष मिला है। क्या मिला है? यहाँ राख का अवशेष मिला है कुर्नूल में। और इसे इस समय क्या करते थे लोग? तो आखेटक खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? आखेटक खाद्य संग्राहक थे। तो इतना पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है किसमें? तो पूरा पाषाण काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए एकदम। और अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो मध्य पाषाण का काल क्या है? 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। खोज क्या है? तो इस समय का सबसे बड़ा खोज है माइक्रोलिथ औजार। मध्य पाषाण का सबसे बड़ा खोज है माइक्रोलिथ, सूक्ष्म या लघु औजार जैसे हसिया या आरी। ये 2 औजार बहुत ही सबसे बड़ी खोज है माइक्रोलिथ औजार। माइक्रोलिथ एकदम रट लीजिए, माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल का 3 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में और भीमबेटका भी एमपी में। ये 3 स्थल इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी तक क्या देखें कि पूरा पाषाण काल का काल क्या था? 20 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व तक। खोज क्या था इसमें सबसे ज़्यादा? तो बहुत इंपॉर्टेंट था आग का खोज, 5 लाख ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व, लेकिन इसी काल में रखा जाता है। स्थल 3 गो इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे स्थल है लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक है भीमबेटका जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ शैल चित्रकला मिलता है, एमपी में है, इसको यूनेस्को साइट भी बोलते हैं। हुंसगी कर्नाटक में है और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इसका 3 भाग है, मतलब पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक आरंभिक, मध्य और उत्तर में। यहाँ राख का अवशेष मिला कुर्नूल में। और इस काल में क्या करते थे लोग? आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। यहाँ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं। और मध्य पाषाण काल में क्या था उसी तरह से देखेंगे। काल क्या था? तो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व था। खोज क्या था? तो माइक्रोलिथ का। खोज क्या था? माइक्रोलिथ का। पूरा पाषाण काल में आग का और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का, सूक्ष्म या लघु औजार जैसे हसिया और आरी का। इसका भी 3 गो इंपॉर्टेंट स्थल है, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी और भीमबेटका एमपी। तो मध्य पाषाण काल में इसका काल है 12,000 ईस्वी से 10,000 ईसा पूर्व। खोज इसमें क्या है? माइक्रोलिथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म या लघु औजार हसिया और आरी। और 3 स्थल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में, भीमबेटका एमपी में। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखेंगे? तो देखिए, बदलती जलवायु से क्या हुआ? गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने और घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी। पहले थे कम थे, अब ज़्यादा होने लगे। कुत्ता कुत्ता जो है जंगली पूर्वज, कुत्ता का जो जंगली पूर्वज है उसको पहली बार पालतू बनाया गया। क्या बनाया गया? पहली बार पालतू बनाया गया। उसके बाद क्या है? भेड़, बकरी, गाय, सुअर, जितने भी अहिंसक प्राणी थे जो कम नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको पालतू बनाना शुरू किया गया। तो मतलब इस समय क्या बन गए? कृषक और पशुपालक। क्या बन गए? कृषक और पशुपालक बन गए। प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई। बसने की प्रक्रिया, मतलब सेटल लाइफ जीना शुरू किए। मतलब इस सेटल लाइफ का कारण क्या बना? तो पहले चूंकि पौधे उगाए, उसकी देखभाल किए और उसके चलते उन्हें एक ही जगह रुकना पड़ा।
तो सबसे पहले जौ का किए, फिर गेहूं का किए, फिर चावल का किए। मतलब ये उसमें देखते थे कि मजबूत डंठल हो और बड़े बड़े दाने हो, तो उन पौधों को ये उगाएं। मतलब पहले तो इन्हें उगते हुए देखे खुद ही प्राकृतिक खेती से शुरू हुए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसे उगाना शुरू किए और पालतू जानवरों की भी देखभाल किए। और मछली एक इम्पॉर्टेंट था, जो भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना, और यहाँ गांव बसने शुरू हो गए। अब हम देखेंगे कि नवपाषाण काल का क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे कि नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। अब देखेंगे नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो नवपाषाण काल में इसका काल क्या है, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। स्थल क्या है, 8 को एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट स्थल दिए हैं, उन 8 को याद कर लेना। मेहरगढ़ पे तो पूरा डिस्क्राइब किया गया है आगे, जो आगे हम पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ क्या था, गर्तवास था, जहाँ क्या था, गड्ढे बना के लोग घर बना के, गड्ढे बना के लोग घरों में रहते थे। चिरांद बिहार का, दाओजली हेडिंग असम का, एक नॉर्थ ईस्ट का एक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पय्यमपल्ली तमिलनाडु का, ये साउथ का एक है, तो इसको साउथ के रूप में एक याद कर लीजिए। महागड़ा कोल्डिवा यूपी का, हल्लूर कर्नाटक का। ये जो 8 इंपॉर्टेंट स्थल जो है वो मैप में दिया है, ये नवपाषाण काल स्थल है, इसको याद कर लेना है। खोज क्या हुआ, तो सबसे बड़ी खोज थे इस काल की पहिया। इस काल का सबसे बड़ा खोज क्या था, पहिया। जिस तरह से हमारा पूरा पाषाण काल में आग था, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ औजार थे, मतलब सूक्ष्म या लघु औजार थे, उसी तरह से नव पाषाण काल का सबसे बड़ा खोज था पहिया। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो कपास का खोज किए, मतलब कपड़ा बनाना सीख गए, क्योंकि पहिया के आविष्कार ने कपड़ा बनाने का इनको एक औजार दे दिया। आखेटक खाद्य संग्राहक से ये कृषक पशुपालक बन गए, और अलंकृत मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। क्योंकि बढ़िया से खेती करने लगे तो सामान को सुरक्षित रखने के लिए अलंकृत मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। और इस समय का बहुत इंपॉर्टेंट औजार है खाना बनाने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग। अब कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेंगे ताम्रपाषाण काल का, जिसको चालकोलिथिक एज भी कहते हैं, और कांस्य युग, जिसको ब्रोंज एज भी कहते हैं, और लौह युग, जिसको आयरन एज भी कहते हैं। तो नवपाषाण काल के बाद आता है, नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना है, इसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। इसमें तांबा और पत्थर का यूज होने लगा। ये 4,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व तक इसको माना जाता है। कांस्य युग क्या है, इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं। यहाँ टीन और तांबा का उपयोग करना आदमी सीख गया, और 2000 से इसको 1200 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और लौह युग, जिसमें अभी भी हम लोग जी रहे हैं, या इसको कह सकते हैं आगे जाके लौह युग का ही नया नया नाम पड़ जाएगा, मशीनीकरण युग, जो भी कहिए, लेकिन है अभी क्या, ये आयरन एज, मतलब लौह युग चल रहा है, जो 1200 से अब तक चल रहा है, 1200 ईसा पूर्व से अब तक। विशाल राज, इस समय मगध का स्थापना शुरुआत हुआ, सैनिक बनने लगे, युद्ध के हथियार बनने लगे। और देखिए आज के डेट में तो जितना भी है सब कुछ लोहा से ही लगभग चीज बन रहा है। इस तरह से 6 अलग अलग तरह के युग को हम लोग देख लिए। 6 क्या क्या है, तो 6 है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। तो पूरा पाषाण काल में देख लिए कि हम लोग ओल्ड स्टोन एज इसको कहते हैं, इसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका काल है 20 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व तक। खोज, इसमें सबसे बड़ी खोज है आग का। सबसे बड़ी खोज क्या है, आग का। और 5 लाख ईसा पूर्व लगभग माना जाता है कि आग का खोज हुआ। 3 को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, भीमबेटका, जहाँ शैल चित्रकला मिला, यह एमपी में है, इसको यूनेस्को स्थल भी कहते हैं। हुंसगी, जो कर्नाटक में है, कुर्नूल, जो आंध्र प्रदेश में है। इसका 3 भाग माना जाता है, चूंकि बहुत बड़ा काल है तो इसको 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है। आरंभिक, मध्य और उत्तर में। राख का अवशेष कहाँ मिला, कर्नूल में। और आखेटक खाद्य संग्राहक इस समय के लोगों को कहा जाता है। उसके बाद शुरू होता है मध्य पाषाण काल। यह एक ट्रांजिशन फेज वाला काल है, कुछ ही समय का है, मतलब 2000 ईस्वी का ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही चेंज लाता है। इसका काल क्या माना जाता है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें सबसे बड़ी खोज क्या है, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म या लघु औजार, जैसे हसिया और आरी। और 3 को इसका इंपॉर्टेंट स्थल है, बहुत सारा स्थल है लेकिन 3 को इंपॉर्टेंट है, बागोर, आदमगढ़ और भीमबेटका। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का भी स्थल है, और मध्य पाषाण काल की भी स्थल है। बागोर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। और फिर आ जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तो बदलती जलवायु, गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने, घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी,
उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुत्ता जो जंगली पूर्वज है, जंगली पूर्वज जो कुत्ता का है उसको पहली बार पालतू पशु बनाया गया। फिर भेड़, बकरी, गाय, सुअर को भी पालतू बनाया गया। अहिंसक जानवर हैं ये सब। कृषक पशुपालक बने। प्राकृतिक खेती की शुरुआत, मतलब पहले धान को, गेहूं को उपजते हुए देखे, गिरते हुए देखे, फिर से उपजते हुए देखे, और बहुत दिन बाद फिर प्राकृतिक खेती, मतलब उसको काट लेते थे जो भी होता था और उसको खाना शुरू किए। फिर बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। पौधे उगाए, सबसे पहले जौ को उगाएं, फिर गेहूं को उगाएं। सबसे पहले किसको उगाएं? जौ को उगाएं, फिर गेहूं को उगाएं, फिर चावल को उगाएं, और पालतू जानवरों की देखभाल शुरू की। मछली इस समय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया और गांव बसने शुरू हो गए। अब तीसरा आता है नवपाषाण काल। तीसरा आता है नवपाषाण काल। इसका काल है 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसके 8 स्थल जो इंपॉर्टेंट है: मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ गर्तवा से मतलब गड्ढा खोद के घर बनाना, चिरांद बिहार में, दावजली हेडिंग नॉर्थ ईस्ट का एक जगह है, पय्यमपल्ली साउथ का एक जगह है तमिलनाडु में, महागढ़ कोल्डिवा यूपी में, हल्लूर कर्नाटक में, और इस काल का सबसे बड़ा खोज है पहिया। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? कपास की खोज, जैसे कपड़ा, पहिया का बनने से कपास का खोज हुआ तो कपड़ा बनाना सीख गए। आखेटक खाद्य संग्राहक से कृषक पशुपालक बन गए। अलंकृत मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए जिसमें अनाज वगैरह रखना शुरू कर दिए। और ओखली मुसल से कुछ मसाला वसाला कूट के पीस के खाना शुरू कर दिए, खाना में डालना शुरू कर दिए। फिर ताम्रपाषाण काल शुरू होता है जिसको चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तांबा प्लस पत्थर से यह बना है, मतलब औजार बनाते थे जो तांबा और पत्थर का यूज करते थे। और 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक इसका काल को माना जाता है। पांचवा है कांस्य युग जिसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसमें टीन और तांबा का यूज करना शुरू कर दिए थे। 2000 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। और लौह युग आयरन एज 12,000 ईसा पूर्व से अब तक विशाल राजमगध का स्थापना हुआ। और सैनिक का युद्ध हथियार ये सब शुरू हो गया बनना। चूंकि आयरन से सब कुछ बनना शुरू हो गया तो सैनिक भी बनना शुरू हो गए और लड़ाई भी करना शुरू कर दिए। इन सब युगों के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर, भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर 20 लाख पहले रह रहे लोगों को क्या कहा जाता था? आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता था। घुमंतु होने के कारण, घूमते क्यों रहते थे? इधर से उधर घूमते रहते थे। दो चीज के खोज में, भोजन और आश्रय के खोज में, या कह सकते हैं भोजन और पानी के खोज में। एक जगह रहते थे, भोजन समाप्त हो जाता था तो मानव दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ का कंद मल फूल सब खा जाते थे, कंद फल फूल सब खा जाते थे, तो वहाँ समाप्त हो जाता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। या जो घास चरने वाले जितने भी मवेशी थे वो चले जाते थे अगर दूसरी जगह घास की खोज में, तो उनके पीछे पीछे मांसाहारी जानवर चले जाते थे। तो हम लोग भी, मतलब आरंभिक लोग क्या करते थे? उसके पीछे पीछे जानवर को मारने के लिए पीछे पीछे चले जाते थे, तो इस तरह से जाते थे। और मौसमी फल होता था जो कुछ समय होता था कुछ समय नहीं होता था, जैसे सेब संतरा ये सब, तो उस समय भी वो इधर से उधर चले जाते थे। और पानी के खोज में, जैसे जो हिमालय की नदियाँ 12 मासी हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पानी सूख जाएगा, जहाँ से भी नदियाँ सूख जाएगी तो दूसरी जगह पानी के खोज में चले जाएंगे। औजार का उपयोग करते थे। औजार का उपयोग करते थे तो कैसे कैसे औजार थे? लकड़ी के, हड्डी के और पत्थर के। तीन तरह के औजार थे, लकड़ी, हड्डी और पत्थर के। और उपयोग क्या करते थे? तीन ही तरह का उपयोग करते थे। खोदने में, जैसे जड़ों को खोदने में। काटने में, जैसे फल फूल, लकड़ी, हड्डी, मांस ये सब काटने में। और छीलने और उतारने में, कुछ चीज़ छीलने या उतारने में, जैसे पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, ये दो चीज़ को उतारने में काम आते थे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में? तो पूरा स्थल किसको कहते हैं? जहाँ औजार बर्तन और इमारतें मिलती हो। जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हो उसे पूरा स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूरा स्थल कहते हैं। कहाँ मिलते हैं? जमीन के ऊपर और अंदर मिलते हैं। समुद्र नदी के तल में मिलते हैं। आग का उपयोग क्या किया जाता है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और जानवर को भगाने के लिए। हसिया और आरी, हसिया और आरी आप देखे होंगे कि मध्य पाषाण काल में बने हैं। हसिया और आरी जो मध्य पाषाण काल के औजार हैं, इसके मुट्ठे लकड़ी या हड्डी के बने होते हैं। आरंभिक ताम्र पाषाणिक काल का एक गांव का नाम दिया है मैप में, जो इनाम गांव है, जो महाराष्ट्र में है। इस मैप को ही देख के जो भी पॉइंट लिखे हैं, इस मैप को देख के लिखें, या जो भी किताब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को यहाँ लिखा गया। भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने का प्रयास किए हैं। जैसे वहाँ शैल चित्र था, लाल और उजला रंग का ज़्यादा यूज किया गया था। बेतवा और नर्मदा नदी के तट पर बसा था और यह एमपी में था। हुसंगी के बारे में, ये भीमबेटका, हुसंगिया, कुरनूल, ये क्या है? पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। ये कर्नाटक में है। ये कृष्णा और भीमा नदी के तट पर है।
कुरनूल क्या है, आंध्र प्रदेश में, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। मेहरगढ़ का तो इसमें पूरा डिटेल से चर्चा किया गया एनसीईआरटी में, जो बोलन दर्रे के पास है। यह एक क्या हरा भरा और समतल मैदान है। ईरान का यहाँ से जाने का रास्ता खुलता है, ईरान का यहाँ से जाने का रास्ता खुलता है। यहाँ बहुत सारे जानवर के हड्डी मिले हैं, हिरन, सुअर, भेड़, बकरी। यहाँ जौ और गेहूँ पहली बार स्त्री और पुरुष द्वारा उगाए गए और भेड़ और बकरी पाले गए। यहाँ मतलब कि आयताकार और चौकोर, आयताकार और चौकोर घर पाए गए जिसमें 4 से ज़्यादा कमरे हैं। तो कुछ कमरों को भंडारण के लिए भी इस्तेमाल किए जाते होंगे। मृत्यु के बाद भी जीवन है यह सोचकर कब्र में मृतक के साथ सामान और मवेशी रखा जाता था, जैसे बकरी उकड़ी खाने पीने की चीज़ें रख दिया जाता था। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग भीमबेटका, होसगी, करनूल, मेहरगढ़ ये सब स्थल पढ़े। मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व ये सब घटना घटा है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यह क्या है, नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। और हम लोग ये भारत में सारे पढ़े हैं, विदेश में भी तो इस तरह के स्थल होंगे। तो उसी तरह का एक इम्पॉर्टेंट है लैक्स कॉक्स, जो फ्रांस में है। वहाँ पे 4 लड़कों ने 100 साल पहले घूमते टहलते चले गए थे और वहाँ पे खोज किए थे। क्या किए थे, शैल चित्र का खोज किए थे। जब उन शैल चित्रों को देखा गया तो 20,000 से 10,000, जिस तरह से भीमबेटका में बने हुआ है उसी तरह से वहाँ 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के बने शैल चित्र हैं। जैसे जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर, 7 तरह के जानवर, इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन ये 7 तरह के जानवर के ज़्यादा चित्र मिले। गहरे चमकीले रंग में बने हैं। लौह अयस्क और चारकोल मिलाकर उन गहरे चमकीले रंग को उससे पेंटिंग किया गया है। उसी तरह से हम विदेश में एक और नवपाषाणिक पुरा स्थल को देखेंगे, तुर्की में है, जो यह चताल हायुक तुर्की में है। उसके बारे में अब आप पढ़ेंगे। लैक्स कॉक्स या भीमबेटका या कहीं भी जो भी चित्र बनते थे, शैल चित्र बनते थे, उसका कोई वजह भी हो सकता है। जैसे अनुष्ठानिक वजह हो सकता है कि उसको मारने से पहले उसका चित्र बना के मारा जाए, या मारने के बाद उसको चित्र के पास लाया जाए, कुछ भी कोई वजह हो सकता है। तो एक अनुष्ठानिक वजह है, वो भी हो सकता है। उसी तरह से तुर्की में एक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। क्या है, नवपाषाणिक स्थल है, चताल हायुक तुर्की में। वहाँ चीज़ें लाई जाती थी। क्या लाया जाता था, चकमक पत्थर लाया जाता था। कहाँ से, सीरिया से लाया जाता था। कौड़ियाँ लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था, तो लाल सागर से। सीपियाँ लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था, तो भूमध्य सागर से। यह देखिए एक टाइमलाइन हम बनाए हैं और इसको बहुत सारा किताब देख के बनाया है। डॉटेड लाइन यह दिखाता है कि वहाँ तक वो काल हो सकता है। जैसे 20 लाख ये सारा ईसा पूर्व में है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल है, लेकिन उसको 10,000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि एक साथ कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये पूरा पाषाण काल एक लाइन है कि वहाँ से ख़त्म हो गया। वो भी चीज़ें चलती आ रही थी और नई चीज़ें बनती भी आ रही थी। लोग नई चीज़ें सीख भी रहे थे और पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेके चल रहे थे। मध्य पाषाण काल का 12,000 से 10,000 है ये एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक को भी मध्य पाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उसे एक्सटेंड करके 3,000 ईसा पूर्व तक उसको ले सकते हैं। ताम्रपाषाण काल 4,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और कांस्य युग जो है 2,000 से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसी बीच में साउथ में कुछ जगह हैं जहाँ पे महापाषाणिक स्थल मिले हैं। वहाँ पे महापाषाण काल मतलब कि 2 पत्थर गाड़ के उस पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था किसी के भी मरने के बाद। तो इसके काल को निर्धारित करना मुश्किल है। ये 500 ईस्वी पूर्व तक भी चलते आया और 3,000 ईस्वी पूर्व से ही शुरू हो गया। लेकिन इसे अगर इसे किसी काल में डाला जाए तो 2,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को महापाषाणिक काल माना जा सकता है। अब महापाषाणिक काल का कुछ स्थल दिया है अपने ही एनसीईआरटी के में, वो है ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर। ये मस्की भी है, कर्नाटक में है। ये 2 इम्पॉर्टेंट स्थल है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इस चैप्टर में कवर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। मैं 2 बार पढ़ाता हूँ किसी भी चीज़ को, एक बार चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक बार उसका समरी पढ़ाता हूँ। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है मैं उसे पहले बताता हूँ और जो उससे कम इम्पॉर्टेंट है उसको धीरे धीरे बाद में बताता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का समरी पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का समरी। हम पहले कीवर्ड देखेंगे और कीवर्ड से डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे।
तो कीवर्ड देखते हैं। तो पहला कीवर्ड है खोज। खोज कैसे हुआ? तो 80 साल पहले हुआ। कब हुआ? 80 साल पहले हुआ। शहर मिला। क्या मिला? पहला शहर मिला। 4700 साल पहले बना शहर मिला, मतलब 2500 2700 ईस्वी पूर्व का मिला। 2700 ईस्वी पूर्व का मिला। और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था। इसको जितना भी नगर मिला उसको क्या बोला गया? हड़प्पा नगर या सिंधु घाटी की सभ्यता, या उसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा और तीसरा कीवर्ड क्या है? नगर विशेषता क्या था? तो उस नगर विशेषता में क्या क्या था? नगर दुर्ग जो था वो छोटा था, पश्चिमी भाग में बना हुआ था, और पूर्वी भाग में क्या बना हुआ था? निचला शहर बना हुआ था। 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनी थी। 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनी थी। नगर दुर्ग की कुछ खास इमारतें थी, जैसे 3 गो है: महान स्नानागार, अग्निकुंड और भंडारगृह। तो महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। अग्निकुंड मिला कालीबंगा और लोथल से मिला। भंडारगृह हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, ये 3 जगह में भंडारगृह मिला। महान स्नानागार में क्या क्या विशेषता था? तो ईंट और प्लास्टर से बना था वह। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत थी। चिनाई पूरी अच्छी तरह से की गई थी ताकि कहीं से भी रिसाव ना हो सके। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पे स्नान करते थे। वहाँ पानी कहाँ से ले आया जाता था? कुआं से लाया जाता था। कोई नहर वहर नहीं था। चारों ओर कमरे बने थे। चारों ओर क्या बने थे? कमरे बने थे। और दोनों तरफ 180 डिग्री से सीढ़ियाँ आती थी। मतलब इस तरह से अगर महान स्नानागार है तो इधर से और इधर से सीढ़ियाँ थी। ठीक है, ये 5 गो कीवर्ड यहाँ पर हैं। आगे अब देखते हैं। छठा में कीवर्ड है भवन। 1 या 2 मंजिला होते थे। क्या होते थे? 1 या 2 मंजिला होते थे। आंगन होता था जिसके चारों ओर क्या होते थे? कमरे होते थे। एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घर में कुएं होते थे। क्या होते थे? कुछ घर में कुएं होते थे। 7वां में है नाले। नाले किस तरह से थे? तो नाले ढके हुए थे, सीधी लाइन में बनी थी, हल्की ढलान में बनी थी, और जगह जगह पे मेन होल थे ताकि सफाई कर सके। और घर की नाली सड़क की नाली में मिल जाती थी, जाकर मिल जाती थी। 8वां में सड़कें ग्रिड पत्ती पे बनी थी, मतलब सीधी थी और इस तरह से बनी थी। नगरीय जीवन के लोग, इसमें 3 तरह के लोग थे। कितने तरह के लोग थे? 3 तरह के लोग थे। एक शासक, एक लिपिक, एक शिल्पकार। तो शासक क्या करते थे? खास इमारतें बनाते थे, मन के सोने चांदी के आभूषण रखते थे। और लिपिक क्या करते थे? मुहरों पे खास लिपि में लिखते थे जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकता था, और वो उद्योग स्थल पर कई चीज़ें बनाते थे। मतलब एक तरह से क्या थे? वो विशेषज्ञ थे। 10वां कीवर्ड है टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। और 11वां क्या है? नए शिल्प क्या करते थे? जैसे बाट बनाते थे, मनके बनाते थे और फलक बनाते थे। 12 में बाट चार्ट पत्थर के बने होते थे। मनके 13 में मनके किससे बने होते थे? कार्नियल पत्थर के बने होते थे। फलक एक पत्थर की धारदार वस्तु से बनाई जाती थी। पत्थर का धारदार करके फलके बनाए जाते थे। मुहरे क्या होते थे? मुहरे पत्थर की होती थी, आयताकार होती थी, उस पे जानवरों के चित्र होते थे और खास लिपि में लिखी होती थी जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। बर्तन कैसा होते थे हड़प्पा नगर के? तो लाल मिट्टी पे काले रंग से डिजाइन किए जाते थे। इस तरह से लाल मिट्टी पे पहले लाल रंग से बनाया जाता था और उस पे काले रंग का डिजाइन किया जाता था। कपास का खेती 7000 साल पहले मेहरगढ़ में इसकी खेती की शुरुआत देखा गया है। कपड़ा का अवशेष कहाँ कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से चांदी के फूलदान से चिपके हुए मिले हैं और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। चांदी और तांबे की वस्तुएं, चांदी का फूलदान
और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तकलियां मिली है पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी हुई। इससे क्या पता चलता है? सूत की कताई के संकेत पता चलता है। विशेषज्ञ क्या करते थे बिस्मा में? तो पत्थर तराशते थे, मनके बनाते थे, मुहरों पे पच्चीकारी करते थे। और शंख, पत्थर और शंख क्या है? तो प्राकृतिक रूप से मिलते थे, प्राकृतिक रूप से मिलते थे पत्थर और शंख। लेकिन फेंस क्या है? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार किया जाता था? बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था और इस पे क्या किया जाता था? चिकनी परत को नीले या हरे रंग से रंगा जाता था, नीले या हरे रंग से, समुद्री हरे रंग से रंगा जाता था। और इससे क्या क्या बनाया जाता था? मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। भोजन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल करते थे? तो जौ, गेहूं, चावल तो पहले से ही हो रहा था। दाल, मटर, तिल और सरसों भी उपजाने लगे थे। तो खाने की सभी चीजें थी। मछली मारना काम था, बेर इकट्ठा करना काम था और हिरन का शिकार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती कैसे करते थे? तो खेती कैसे करते थे? तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे। वहाँ बारिश कम होती थी, इस क्षेत्र में क्या होती थी? बारिश कम होती थी, इसलिए क्या करते थे? सिंचाई का प्रयोग करते थे। अब लकड़ी के हल का प्रयोग का बात कहाँ से पता चला? लकड़ी का हल तो मिला नहीं, क्या मिला है? तो हल का मिट्टी का खिलौना मिला है, उसी से पता चलता है कि लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे। 25 में क्या है? तो तालाब और चरागाह बस्तियों के आसपास बसे हुए थे और होते थे। और पालतू जानवर क्या है? पालतू जानवर किस किस को बनाए थे? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब का। यातायात का प्रयोग कैसे करते थे? उसका भी कोई अवशेष नहीं मिला, वो कैसे पता चलेगा? तो बैलगाड़ी मिट्टी का खिलौना मिला है और नाव भी मिला है कहीं छपा हुआ, जिससे पता चलता है कि वह बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग करते थे। मुद्रांकन क्या है? मुहरबंदी। मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है? कि थैले की मुंह पर मिट्टी पोतकर मुहर की छाप लगाना। थैले की मिट्टी से मुहर की छाप लगाना मतलब क्या करना? सील लगाना। तो ये हो गया 28। और 29 में है कि बदलाव कैसे हुआ? तो कब हुआ? तो 3900 3900 साल पहले, मतलब 1900 ईस्वी पूर्व हुआ। लोग क्या क्या बदलाव आया? तो नगर छोड़ के चले गए, लेखन, मुहरें, बाट, ये सब का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, सड़कों पे कचरों के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सिंध एंड पंजाब की बस्तियां उजड़ गई और छोटी बस्ती में जाके, पूरब और दक्षिण में छोटी बस्ती में जाके बस गए। कहाँ बस गए? पूरब और दक्षिण में। और इस तरह से सभ्यता का इस बदलाव जो है देखा गया। इसका कोई वजह नहीं मिलता है कि क्यों इस तरह से हुआ, पता भी नहीं चलता है। तो उसका कारण है, 4 को कारण दिया जाता है कि या तो नदियाँ सूख गई होगी, या तो जंगल का विनाश हो गया, या बाढ़ आ गई, या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो ये 3 पॉइंट जो है क्या है? प्राकृतिक है। और ये 1 पॉइंट क्या है? पॉलिटी से, मतलब नियंत्रण से, राजनीति से रिलेटेड है। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से इतना पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, जिसको आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब शुरू से देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। खोज 80 साल पहले हुआ। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय क्या हुआ? सारी ईंटें उखाड़ के उस रेलवे लाइन में लगा दी गई। और ये पंजाब कौन सा पंजाब का बात किया जा रहा है? अविभाजित पंजाब का बात किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में है। फिर उसके 80 साल पहले, कुछ ही मतलब 80 साल पहले ही इसकी खोज हुई। और इस शहर के बारे में क्या पता चला कि यह 4700 साल पहले बना शहर है और 2700 ईस्वी पूर्व कहिए, चूँकि 2000 साल को इसमें क्या माना गया? एक बेंचमार्क माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है? भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है। हड़प्पा नगर इसे बोला गया। इस तरह के शहर को क्या बोला गया? हड़प्पा में खोजा गया। तो इस तरह के जितनी भी नगरें मिली उसको हड़प्पा की नगरें कही गई। और या बाद में क्या कहा गया? चूंकि सिंधु के पास था, तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस नगर का विशेषता क्या था?
तो दो पार्ट में बटा था। क्या था? दो पार्ट में बटा था। दो पार्ट में बटा था। एक को नगर दुर्ग कहते थे जो छोटा था और निचला शहर बड़ा था, और पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहते थे, पूर्वी भाग को क्या कहते थे? निचला शहर कहते थे। चार दीवारियां जो थी पक्की ईंटों से बनी थी, चारों तरफ घेरा हुआ था पक्की ईंटों से। इस नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें थी, जैसे महान स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो का है, अग्निकुंड का मिलना जैसे कालीबंगा लोथल में है, भंडारगृह का मिलना जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और लोथल में है। महान स्नानागार के बारे में देखेंगे तो क्या है? ईंट और प्लास्टर से बना है। प्लास्टर के ऊपर क्या था? चारकोल की परत, चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पे स्नान करते थे यहाँ पे। और यहाँ पानी कहाँ से लाया जाता था? तो कुएं से लाया जाता है। इसके चारों तरफ क्या बने थे? कमरे बने हुए थे, और दोनों तरफ क्या थी? सीढ़ियाँ थी। दोनों तरफ से क्या थी? सीढ़ियाँ थी। भवन क्या था? एक या दो मंजिला था। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। एक आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे होते थे। एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में तो कुएं भी थे। नाले कैसे होते थे? तो ढके हुए होते थे, सीधी लाइन में बनी होती थी, हल्की ढलान में बनी होती थी ताकि पानी का निकास हो जाए। जगह जगह पे मेन होल बने थे ताकि उनकी सफाई की जा सके। घर की नाली सड़क की नाली में मिल जाती थी। सारे घर की नाली कहाँ मिल जाती थी? सड़क की मेन नाली में जाके मिल जाती थी। सड़कें कैसे होती थी? तो ग्रिड पत्ती पे होती थी, सीधी होती थी। जिस तरह से ग्रिड, ये ग्रिड बनाया गया है, ये क्या बनाया गया? ग्रिड बनाया गया है। नगरीय जीवन के तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। शासक जो खास इमारतें बनाते थे, मन के सोने चांदी के आभूषण रखते थे, लिपिक जो मुहरों पे खास लिपि में लिखा करते थे जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। उद्योग स्थल पे कई चीज़ें बनाते थे वो। टेराकोटा क्या है? पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। क्या है? पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। नए शिल्प में क्या क्या बनाए गए? जैसे बाट बनाए, मनके बनाए, फलक बनाए, ये सब बनाए। तो बाट किस चीज़ से बना था? तो चर्ट पत्थर से बना था। मनके किस से बना था? तो कार्लियन पत्थर से बना था। फलक कैसे बना था? तो पत्थर की धारदार बनाया जाता था। मुहरें कैसे होती थी? तो पत्थर की होती थी, आयताकार होती थी, उस पे जानवरों के चित्र होते थे, और खास लिपि में उस पे लिखा जाता था जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। यहाँ की बर्तन कैसे होते थे? लाल मिट्टी पे काले रंग का डिजाइन, मतलब मिट्टी से बनाया जाता था, उस पे पहले लाल रंग से रंग दिया जाता था और उस पे काले रंग का डिजाइन करते थे। कपास क्या है? 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में इसकी खेती शुरू हो गई थी। खेती के प्रमाण मिलते हैं। कपड़ा क्या है? कपड़ा कहाँ कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदाड़ो से चांदी के फूलदान से कुछ चिपके हुए मिले थे, और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। तकलियाँ पक्की मिट्टी और फेन से बनी होती थी। तो इन तकलियों के मिलने से क्या पता चलता है? कि सूत कताई के संकेत मिलते हैं। विशेषज्ञ क्या करते थे? पत्थर तराशना उनका काम था, मनके बनाना उनका काम था, मुहरों पे पच्चीकारी करना काम था। पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फेयंस लेकिन कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। इस पे चिकनी परत के लिए क्या किया जाता था? नीले या हल्के रंग से रंगा जाता था। मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। भोजन में क्या इस्तेमाल करते थे? तो जौ, गेहूँ, चावल तो पहले से उपजा ही रहे थे। दालें, मटर, तिल और सरसों भी करने लगे थे। इस तरह से 7 तरह का फसल का यहाँ पे एनसीईआरटी में चर्चा किया गया। मछली भी मारते थे, बेर भी इकट्ठा करते थे, और हिरन का शिकार भी करते थे। खेती के लिए क्या था? लकड़ी के हल का प्रयोग एक नई बात थी। लकड़ी के हल का प्रयोग क्या था? नई बात थी। लकड़ी का हल नहीं मिला, क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का खिलौना मिला है जो हल है। बारिश कम होता था और यहाँ सिंचाई का प्रयोग इसलिए किया जाता था। तालाब या चारागाह बस्तियों के आसपास होते थे। पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी थे। यातायात के लिए ये भी नहीं मिला है, पता नहीं चलता है कि यातायात कैसे करते थे, लेकिन बैलगाड़ी का क्या मिला है? बैलगाड़ी मिला है, मिट्टी के खिलौने की तरह बना हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो बैलगाड़ी और नाव से यातायात करते होंगे। मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है? थैले की मुंह पर मिट्टी पोत कर मुहर की छाप लगाना, ताकि उससे पता चल जाए कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। ये व्यापारी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे।
बदलाव क्या आया? तो कब आया? तो 3900 साल पहले आया, 1900 ईस्वी पूर्व आया। नगर छोड़ दिए लोग, लेखन, मुहरे, बाट का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, सड़कों पे कचरों के ढेर लगने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, छोटी बस्ती में जाकर लोग बसने लगे, पूरब और दक्षिण की ओर जाकर बस गए। इस तरह से सभ्यता का अंत हो गया। सभ्यता का अंत का भी कोई कारण पता नहीं चलता है, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि नदियां या तो सूख गई होगी, जंगल का विनाश हो गया होगा, या तो बाढ़ आ गई होगी, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो तीन गो जो है नदियां, जल और बाढ़ प्राकृतिक रूप है, और शासक का नियंत्रण समाप्त हो जाना राजनीतिक कारण है। इस तरह सभ्यता का अंत हो गया। हमने आप लोगों के लिए एक टेबल बना के दिया है, इसी को सारे को पॉइंट को और आपको उसको भरना है। अगर आप भरते हैं 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा यह चैप्टर। तो क्या भरना है? तो जैसे दिए हैं कि खोज क्या है, उसमें 1 पॉइंट बताए हैं। शहर क्या है, तो उसमें 3 पॉइंट बताए हैं कि 4700 साल पहले का भारतीय उपमहाद्वीप का एक शहर है। नगर विशेषता बताना है, 2 तरह का विशेषता बताए हैं, एक फिगर भी बनाया है उसमें, और 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी थी, इस तरह का विशेषता बताए हैं। नगर दुर्ग की खास इमारतें, जो 3 गो इमारत है उसको बताना है, जैसे महान स्नानागार हो गया, अग्निकुंड हो गया, भंडारगृह हो गया, ये बताए हैं। फिर महान स्नानागार में 6 गो पॉइंट बताए हैं, उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। और भवन का क्या क्या पॉइंट है, तो 4 गो पॉइंट है, जिसको लिखने का प्रयास कीजिए। नाले के बारे में 5 गो पॉइंट बताएं, नाले के बारे में 5 गो पॉइंट बताएं, ढके हुए हैं, सीधी है, हल्की ढलान है, इस तरह से करके 5 गो पॉइंट है, उसको लिखने का यहाँ प्रयास कीजिए। और सड़कें का क्या विशेषता था वो लिखने का प्रयास कीजिए। नगरीय जीवन के लोग कौन कौन थे, तो 3 तरह के लोग थे, और उनका 2-2 हर एक में 2-2 गो पॉइंट, 1 गो 2 गो पॉइंट बताए हैं, जो लिखने का प्रयास कीजिए। टेराकोटा क्या है, नए शिल्प के रूप में क्या क्या है, तो यहाँ पे आगे ही आपको कॉपी कर सकते हैं कि बाट, मन के, फल के बनाए, लेकिन उनके बारे में लिखिए कि कैसे कैसे किस किस पत्थर से बने हैं। मोहरे किस तरह से हैं, उसका 4 गो पॉइंट बताए हैं, वो लिखने का प्रयास कीजिए। बर्तन के बारे में, कपास के बारे में, कपड़ा के बारे में, तकलियाँ के बारे में, विशेषज्ञ क्या करते थे, पत्थर और संख क्या है, फेंस क्या है, भोजन में क्या क्या उपजाते थे, भोजन खाने के लिए क्या क्या उपजाते थे, और उसमें ये भी बताए हैं कि किस तरह से, मतलब कि और 3 गो अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं कि जैसे मछली मारते थे, बेर इकट्ठा करते थे, हिरन का शिकार करते थे, खेती करते थे, तो उसमें 3 गो पॉइंट बताए हैं। तालाब और चारागाह के बारे में बताए हैं। पालतू जानवर क्या क्या रखते थे, यातायात कैसे करते थे। फिर मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या है, क्या क्या बदलाव आया, तो बदलाव का 9 गो पॉइंट है, और सभ्यता का अंत का 4 पॉइंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ चीजें इन लोग बाहर से मंगाते थे, आयात करते थे, तो वो चीजें कहाँ कहाँ से आती थी वो टेबल हम बता रहे हैं। तो जिन वस्तुओं का आयात करते थे उसमें था तांबा, जो राजस्थान के खेतड़ी या उसको खतरी भी कहते हैं से मंगाया जाता था। ओमान से मंगाते थे, बलूचिस्तान से मंगाते थे। टीन का उपयोग क्या करते थे, कांसा बनाने में उपयोग करते थे। क्या करते थे, कांसा बनाने में उपयोग करते थे, क्योंकि टीन और तांबा से मिलकर क्या बनता था, कांसा बनता था। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे टीन को। सोना को कहाँ से मंगाते थे, कर्नाटक से मंगाते थे। इसको तो केजीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप याद कर सकते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड, इसी फिल्म इसी पे बना है, और वो कहाँ है, कर्नाटक में है। बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, गोमेद, लाजवर्त, ये सब मंगाते थे। कहाँ से, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। यह चैप्टर अच्छा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग बनाएंगे। अब यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग कुछ 4 इम्पॉर्टेंट
जो भी स्थल है उसका डिटेल में पढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे और मिस्र का एक चर्चा करेंगे। तो अगला जो पार्ट होगा भाग 2 में हम पूरा उसका सारांश पढ़ेंगे, इस 4 को डिटेल में पढ़ेंगे। हम समझते हैं कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 और आरंभिक नगर का भाग 2, जो कुछ बच गया है यहाँ देखेंगे। तो 4 चीज़ बनाने में लोग यूज करते थे। क्या क्या यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे, धातु का यूज करते थे, मिट्टी का यूज करते थे और फेंस का यूज करते थे। पत्थर में चर्ट पत्थर का यूज करते थे बाट बनाने में, कार्लियन पत्थर का यूज करते थे मनके बनाने में, धातु में तांबे और कांसे, सोने और चांदी का यूज करते थे। तो तांबे और कांसे का क्या उपयोग करते थे? औजार बनाने में, हथियार बनाने में, गहने बनाने में, बर्तन बनाने में। सोने चांदी का क्या बनाए जाते थे? ज़्यादा गहने और बर्तन। मिट्टी का यूज करते थे। मिट्टी का क्या उपयोग करते थे? पक्की मिट्टी का। तो पक्की मिट्टी से खिलौने बनाते थे और तकलियाँ बनाते थे। सूत काटने का जो होता है, सूत जिससे कताई होता है, उसको तकलियाँ कहते हैं। और अनाज रखने के बर्तन बनाते थे, घड़े बनाते थे, लाल रंग से रंगते थे और उस पर क्या करते थे? काले रंग के डिजाइन करते थे। फेंस का भी उपयोग करते थे। फेंस से क्या बनाते थे? मनके बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, बाले बनाते थे, छोटे बर्तन बनाते थे और तकलियाँ बनाते थे। इस तरह 4 चीज़ों का यूज करके, उपयोग करके उन लोग सामान बनाया करते थे। कब के? हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो अब देखेंगे कुछ हड़प्पा सभ्यता के जो 4 महत्वपूर्ण स्थल है उसका थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। तो हम लोग देखेंगे 4 महत्वपूर्ण स्थल, 3 भारत में और 1 बाहर में। तो पहला है मोहनजोदाड़ो। कहाँ था? पाकिस्तान में था। वहाँ से क्या क्या मिला था? तो महान स्नानागार। क्या होता था वहाँ? विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पे स्नान करते थे। इसके बारे में पहला भाग में हमने डिटेल में बताया है। दाढ़ी वाला पुजारी, वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए था और पत्थर से बना हुआ था। यहाँ से भंडारगृह भी मिला है। और कपड़ों के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा। इसको तो एकदम याद कर लेना है। इसको क्या करना है? याद कर लेना है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कच्छ इलाके में खादीर बेद के किनारे साफ पानी और उपजाऊ जमीन थी। क्या थी? साफ पानी और उपजाऊ जमीन थी। 3 भाग में बटे हुए थे। सभी नगर कितने भाग में बटे हुए थे? 2 भाग में बटे हुए थे। लेकिन यह कितना भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। यहाँ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी थी। सभी स्थल जो है पक्की ईंटे की दीवारी होती थी, 4 दीवारी होती थी। और यहाँ क्या था? पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी थी और उसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु नगर में खुला मैदान था। जैसे कैसे मोहनजोदाड़ो में दिखाया गया है कि चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, अब बीच में क्या है? ऋतिक रोशन लड़ाई कर रहा था। तो उसी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु नगर में एक खुला हुआ मैदान था और वहाँ पे बहुत कुछ होता था। मेला लगता होगा, बहुत कुछ होता होगा। लकड़ी जड़ा पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों की खुदाई, बोर्ड की तरह। जैसे बोर्ड है ना, वो पत्थर का एक बोर्ड बना दिए और चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम बना दिए। ये पत्थर हो गया और चारों तरफ क्या कर दिए? लकड़ी का, ये लकड़ी हो गया, ये लकड़ी हो गया और ये पत्थर हो गया। तो इस तरह से उस पर बड़े बड़े अक्षरों से खुदाई किया जाता था। यह एक धौलावीरा का अनोखा अवशेष है क्योंकि अन्य जगह पे हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर था। अब आगे देखते हैं तीसरा स्थल क्या है? लोथल। लोथल कहाँ था? गुजरात में। खंभात की खाड़ी में साबरमती की उपनदी भोगवा नदी के किनारे बसा था। कच्चे माल के भोगवा नदी के किनारे कहाँ बसा था? भोगवा नदी। और यह किसका उपनदी है? साबरमती की उपनदी है। और कहाँ था? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में कच्चे माल के रूप में कीमती पत्थर यहाँ मिलते थे। पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब एक तरह से लोथल क्या था? एक उद्योग स्थल था। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक मैनचेस्टर था। यहाँ से भी भंडारगृह मिले हैं। यहाँ से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी
मतलब कच्ची मिट्टी से पोत के और उस पे मुहर से क्या कर देना, मुहरबंदी कर देना। उसको क्या कहते थे, मुद्रांकन या मुहरबंदी करना, सील कर देना। मन के बनाने का क्या था, या मन के बनाने का क्या था, उद्योग स्थल था। और एक चौथा स्थल जो हम लोग देखेंगे भारत से बाहर, वो है मिस्र। यह नील नदी के किनारे 5000 साल पहले की सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी। नील नदी के किनारे के तो वो जमीन उपजाऊ थे, लेकिन बाकी सारा क्या था, रेगिस्तान था। बाकी जगह क्या था, रेगिस्तान था। बड़े बड़े मकबरे बनाए गए थे, जिसको क्या कहा जाता था, पिरामिड कहा जाता था। पिरामिड मतलब क्या है, एक तरह का बड़ा बड़ा मकबरा है। सब, जिसको मम्मी भी कहते हैं, को दफनाया जाता था। दफनाई गई चीज़ें क्या होती थी, तो खाद्यान्न होता था, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। अगर आपको याद होगा तो मेहरगढ़ में भी इसी तरह से क्या होता था, आदमी के साथ बकरी को दफना दिया गया था, उसका एक कंकाल मिला था। तो यहाँ भी क्या होता था, पिरामिड बना दिया जाता था और दफनाया क्या जाता था। ज़्यादातर पिरामिड में क्या मिलता था, खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर सब। लेकिन कहीं कहीं जो बड़े लोग होते थे उनके तो सेवक और सेविका को भी वहाँ दफना दिया जाता था। तो सेवक और सेविका को भी दफना दिया जाता था, एकदम याद रख लेना है। सब दफनाने में सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ किया जाता था। यहाँ के लोग चीज़ें मंगवाते थे, क्या मंगाते थे, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। लकड़ी मंगाते थे, तो लकड़ी क्या सामान्य लकड़ी मंगाते होंगे, नहीं, जैसे चंदन का लकड़ी या महंगी महंगी लकड़ी मंगवाते होंगे। हाथी का दांत, यहाँ के हाथी के दांत भी यहाँ के लोग मंगवाते थे। तो इस तरह से भाग 2 खत्म हुआ। और इसमें देखिएगा कि लोथल जहाँ खंभात की खाड़ी में है, वहीं धौलावीरा कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है, ये कच्छ की खाड़ी में है। और लोथल कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से यह भाग 2 खत्म हुआ।